Hello friends, welcome back to my channel Learning Curve. This is Shivangi Bhadoria and today we proceed our discussion further. So let's start. So this is the hierarchical structure of compiler and we have understood the three phases of compiler: lexical, syntax, semantic in my previous video. Friends, if you are watching my video first time, so please subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest notifications about my videos. Now in this video we will learn what is intermediate code generator. So let's start. So what is intermediate code generator? Why we need intermediate code during the conversion of any high level language to its corresponding low level language? See guys, इंटरमीडिएट कोड एक ऐसा कोड होता है जो एक किसी भी सोर्स कोड और टारगेट कोड के बीच में हम इसको यूज़ करते हैं. It is a kind of code which is easy to generate and easy to translate into the target program. See, if a compiler translates the source language to its target machine language without having the option for generating intermediate code, then for each new machine a full native compiler is required. That is कि जब कोई कंपाइलर किसी भी सोर्स कोड को उसके करस्पॉन्डिंग टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है, अगर वो इंटरमीडिएट कोड का यूज़ नहीं करेगा तो उसको हर एक न्यू मशीन के लिए एक नया फुल नेटिव कंपाइलर को डिज़ाइन करना पड़ेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. बिकॉज ये क्या हो जाएगा, फिर मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा. तो हमें हर एक नई मशीन के लिए एक नया कंपाइलर डिज़ाइन करना पड़ेगा. तो ऐसा करना इम्पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. सो टू एलिमिनेट दिस नीड ऑफ न्यू फुल कंपाइलर फॉर एवरी यूनिक मशीन बाय कीपिंग द एनालिसिस पोर्शन सेम फॉर ऑल द कंपाइलर्स. तो इंटरमीडिएट कोड क्या करता है, इस किसी भी नए फुल कंपाइलर की नीड को एलिमिनेट करता है किसी भी नई मशीन के लिए. तो जो सभी कंपाइलर्स होते हैं उनके लिए एनालिसिस पोर्शन को सेम रखता है. तो बेसिकली ये क्या करता है, जो नए फुल कंपाइलर की नीड होती है हमें उस चीज़ को ये एलिमिनेट करेगा. नाउ हाउ इंटरमीडिएट कोड generates. See, ICG receives input from its predecessor phase, that is semantic analyzer, in the form of any annotated syntax tree. ICG क्या करता है, जो उसका प्रेडिसेसर फेज होता है, जैसे लाइक सिमेंटिक एनालाइजर. सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, सिंटेक्स ट्री को जनरेट करता है एज एन आउटपुट, और आईसीजी उस आउटपुट को एज एन इनपुट रिसीव करता है और उस सिंटेक्स ट्री को कन्वर्ट करता है किसमें, इंटरमीडिएट कोड में. सो इन दिस वे intermediate code generates by intermediate code generator. So what is intermediate code? See, intermediate code is represented in variety of forms. Number 1, linear representation. Number 2, tree form. If we talk about linear representation, then there are two ways for representation. Number 1, 3 address code and postfix notations. If we talk about tree form, there are also two ways: abstract syntax tree and directed acyclic graph. We will discuss each and every representation in detail in our upcoming videos. But now we will discuss about 3 address code. So what is 3 address code? See, it is basically consists of instructions, each of which has at most 3 operands. 3 address code में क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलके ये बनता है और इसमें एटमोस्ट 3 ऑपरेंट्स यूज़ कर सकते हैं. एटमोस्ट मतलब 0, 1, 2 और 3, लेकिन 3 से ज़्यादा ऑपरेंड हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. हियर इज अ स्टेटमेंट गिवन, टोटल इक्वल्स टू काउंट प्लस रेट स्टार 10. वी हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस इक्वेशन बिकॉज आई हैव यूज्ड द सेम स्टेटमेंट इन माई प्रीवियस वीडियो ऑफ लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालाइजर. तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम उस स्टेटमेंट का एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे. इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं. 3 एड्रेस कोड में कर सकते हैं, उसको पोस्टफिक्स नोटेशंस में कर सकते हैं, सिंटैक्स ट्री बना सकते हैं, या फिर उसका डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बना सकते हैं. तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस ए. तो यहाँ पे ये मतलब ये शो करना चाह रही हूँ मैं कि कैसे 3 ऑपरेंड्स का हम यूज़ कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोड में. तो ए इक्वल्स टू बी प्लस सी में सिर्फ 3 ऑपरेंड्स का हमने यूज़ किया हुआ है, ए बी एंड सी. ए इक्वल्स टू बी में देर आर ओनली 2 ऑपरेंड्स, ए एंड बी. प्लस प्लस ए देर इज ओनली 1 ऑपरेंड, दैट इज ए. सो इन दिस वे एनी इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड in the form of any 3 address code. Now we will understand the basic properties of 3 address code or any intermediate code.
See, in three address code, each instruction has at most one operator in addition to assignment operator and at most 3 operands. थ्री एड्रेस कोड में क्या होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम, अलॉन्ग विथ इक्वल्स टू के साथ साथ सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और एटमोस्ट 3 ऑपरेंड्स का यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ 0 ऑपरेंड हो सकता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर, 1 ऑपरेंड हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते. एंड कंपाइलर विल जनरेट अ टेम्परेरी नेम और अ वेरिएबल टू होल्ड अ वैल्यू कैलकुलेटेड बाय ईच इंस्ट्रक्शन. हर एक इंस्ट्रक्शन जो भी वैल्यू कैलकुलेट करता है उसके लिए कंपाइलर एक टेम्परेरी नेम या फिर वेरिएबल को जनरेट करता है, जो क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को होल्ड करके रखता है. जैसे कि हमने अपने लास्ट एग्जांपल में देखा हुआ था कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू 10 थी उसको एक वेरिएबल T1 के अंदर स्टोर किया हुआ था, फिर रेट स्टार T1 का जो कैलकुलेशन किया था उसको T2 के अंदर स्टोर किया, देन काउंट प्लस T2 का जो कैलकुलेशन हुआ उसकी वैल्यू को हमने वेरिएबल T3 के अंदर स्टोर किया, फिर फाइनली T3 की वैल्यू को टोटल आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर किया. सो इन दिस वे कंपाइलर जनरेट these temporary values or variables. Now we will understand the properties of intermediate code. See, intermediate code lies between the high level language and the machine language. ये क्या करता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में लाई करता है. It is generally used to translate any source code into the machine code or binary code, that is 0 and 1. It tends to be machine independent code, that is it is same for all machines. जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि अगर हम इंटरमीडिएट कोड का यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में हर एक मशीन के लिए, यूनिक मशीन के लिए हमें एक नए कंपाइलर को जनरेट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा. तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम इंटरमीडिएट कोड को यूज़ करते हैं. वो क्या करता है, इस लिमिटेशन को रिमूव करता है और हर एक मशीन के लिए अलग अलग कंपाइलर की रिक्वायरमेंट को भी अवॉइड करता है. सो इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट कोड. हर एक मशीन के लिए हमें नए कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम एक ही कंपाइलर को अलग अलग मशीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. एंड इट कैन बी ईदर लैंग्वेज स्पेसिफिक और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. That is, in case of Java, byte codes are used, or it is language independent, that is 3 address codes. So these are the few properties of intermediate code and 3 address code. So this is all about the fourth phase of compiler, that is intermediate code generator. In this video we have learned that how any syntax tree converts into intermediate code. Now we will understand the basic properties of 3 address code or any intermediate code. See, in 3 address code, each instruction has at most one operator in addition to assignment operator and at most 3 operands. 3 address code में क्या होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम, अलॉन्ग विथ इक्वल्स टू के साथ साथ सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और एटमोस्ट 3 ऑपरेंड्स का यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ 0 ऑपरेंड हो सकता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर, 1 ऑपरेंड हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते. एंड कंपाइलर विल जनरेट अ टेम्परेरी नेम और अ वेरिएबल टू होल्ड अ वैल्यू कैलकुलेटेड बाय ईच इंस्ट्रक्शन. हर एक इंस्ट्रक्शन जो भी वैल्यू कैलकुलेट करता है उसके लिए कंपाइलर एक टेम्परेरी नेम या फिर वेरिएबल को जनरेट करता है, जो क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को होल्ड करके रखता है. जैसे कि हमने अपने लास्ट एग्जांपल में देखा हुआ था कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू 10 थी उसको एक वेरिएबल T1 के अंदर स्टोर किया हुआ था, फिर रेट स्टार T1 का जो कैलकुलेशन किया था उसको T2 के अंदर स्टोर किया, देन काउंट प्लस T2 का जो कैलकुलेशन हुआ उसकी वैल्यू को हमने वेरिएबल T3 के अंदर स्टोर किया, फिर फाइनली T3 की वैल्यू को टोटल आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर किया. सो इन दिस वे कंपाइलर जनरेट दीज टेम्परेरी वैल्यूज और वेरिएबल्स. Now we will understand the properties of intermediate code. See, intermediate code lies between the high level language and the machine language. ये क्या करता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में लाई करता है. It is generally used to translate any source code into the machine code or binary code, that is 0 and 1. It tends to be machine independent code, that is it is same for all machines. जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि अगर हम इंटरमीडिएट कोड का यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में हर एक मशीन के लिए, यूनिक मशीन के लिए हमें एक नए कंपाइलर को जनरेट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा. तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम इंटरमीडिएट कोड को यूज़ करते हैं. वो क्या करता है, इस लिमिटेशन को रिमूव करता है और हर एक मशीन के लिए
अलग अलग कंपाइलर की रिक्वायरमेंट को भी अवॉइड करता है। सो इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट कोड। हर एक मशीन के लिए हमें नए कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम एक ही कंपाइलर को अलग अलग मशीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इट कैन बी ईदर लैंग्वेज स्पेसिफिक और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, दैट इज़ इन केस ऑफ जावा बाइट कोड्स आर यूज्ड, और it is language independent, that is 3 address codes. So these are the few properties of intermediate code and 3 address code. So this is all about the fourth phase of compiler, that is intermediate code generator. In this video we have learned that how any syntax tree converts into intermediate code. So guys, if you like this video, please hit the like button and comment below and share it with your friends, and please subscribe my channel. If you're watching my video first time, please hit the bell icon to get the latest notifications about my upcoming videos. Stay home, stay safe. See you soon guys. Thank you.